अंजलि और वेद ने कराई आरती को 7 साल की बड़ी सजा। आरती के सारे ही गुनाह कोर्ट के सामने आ चुके हैं। सभी लोगों को पता लग चुका है कि किस तरीके से आरती ने अंजलि के साथ धोखा किया। इस वक्त हर न्यूज़पेपर पे, हर टीवी चैनल पे एक ही हेडलाइन चल रही है कि एक बेटी ने दिया अपनी माँ को धोखा। नफरत की आग में पागल होकर आरती ने किया अपनी ही माँ को पूरी दुनिया के सामने बदनाम। हालांकि इस वक्त अंजलि को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वह आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अंजलि के लिए सबसे ऊपर है कोर्ट, सबसे ऊपर है नियम कानून। अगर उसकी बेटी अपराधी है तो अंजलि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे कि आरती को बेल मिल जाती है। तो क्या ये सारी चीजें गिनी ने कराई है और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। इस वक्त तक अंजलि विद्युत को जोरदार चांटा मारती है और कहती है कि विद्युत कश्यप बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये सारी चीजें मैंने करी ही नहीं है और मुझे पता है कि ये सारी चीजों के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। ये बात याद रखना विद्युत कश्यप कि अगर मेरे हाथ में सबूत आ गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। इस वक्त तक पंकज सर कहते हैं कि विद्युत ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी ये सारा ही काम नहीं कर सकती। विद्युत कश्यप कहता है कि किया है, इन्होंने किया है और मेरे पास सबूत भी है। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे, यानी उन शर्मा जी की मौत के पीछे और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। इसीलिए जैसे ही शर्मा जी रिपोर्ट लेकर जा रहे थे उसी वक्त मैंने एडवोकेट अंजलि अवस्थी पे नजर रखी और कुछ ऑफिसर्स को भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर पे भेजा है। और शायद सर आपको पता नहीं है कि इनके घर से एक सबूत भी बरामद हुआ है। सबूत का नाम सुनते ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और पंकज सर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पंकज सर कहते हैं कि कौन सा सबूत मिला है तुम्हें। विद्युत कश्यप बताता है कि उसे सबूत के तौर पे खंजर मिला है जिसके ऊपर खून के निशान है, यानी अभी भी उसके ऊपर खून लगा हुआ है। विद्युत कश्यप कहता है कि सर मेरा यकीन मानिए, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ तक कि सर मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि उन रिपोर्ट की जब जांच होगी ना तो शर्मा जी और वह खून का डीएनए एकदम मिलता जुलता ही नजर आएगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शर्मा जी की मौत के पीछे और कोई नहीं बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, क्योंकि शर्मा जी का कोई भी दुश्मन नहीं है। शर्मा जी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की रिपोर्ट लेकर कोर्ट में जा रहे थे और अगर वो कोर्ट में पहुंच जाते तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी दोषी साबित हो जाती। इसीलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पास एक ठोस कारण भी है शर्मा जी को मारने के पीछे। लेकिन इस वक्त तक पंकज सर विद्युत कश्यप की बात पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें अभी भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी पे भरोसा है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत साफ तौर पे अंजलि को कह देता है कि अंजलि अगर जल्द से जल्द महक नहीं मिली ना तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। इतना कहकर राघव सिंह राजपूत वहाँ से चला जाता है और पंकज सर के कहने पर विद्युत कश्यप भी वहाँ से चला जाता है। केवल और केवल वहाँ पर थे तो शर्मा जी की लाश, एडवोकेट अंजलि अवस्थी और पंकज सर। इस वक्त तक अंजलि शर्मा जी की लाश के पास जाती है और लाश को घूरने लगती है। अंजलि कहती है कि सर क्या आप मुझे उस जगह पे ले जा सकते हैं जहाँ पर खून हुआ है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि और पंकज सर दोनों ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर शर्मा जी का खून हुआ है। अंजलि उस लोकेशन पे पहुंचती है और चारों ही तरफ देखने लगती है। साथ ही अंजलि ये पूछती भी है कि कोई इसका आई विटनेस है। पंकज सर साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि इसका कोई भी आई विटनेस नहीं है। ये मौत इतने गुमनाम तरीके से हुई कि कातिल ने एक सुराग तक नहीं छोड़ा है। अंजलि को इस वक्त तक समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो सबूत ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि उसे एक भी सबूत कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता है। कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यह भीड़ होती है कुछ तो आम लोगों की और कुछ होती है मीडिया वालों की। मीडिया वाले यहाँ पे लाइव प्रसारण कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो कि अब इस देश के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, वही औरत जो कि एक समय पर मासूम औरतों के लिए लड़ा करती थी, कानून की मूरत बनती थी, आज वही कानून को अपने हाथ पे उठा रही है। आज उसने एक वकील की जान ले ली क्योंकि वह वकील एडवोकेट अंजलि अवस्थी की रिपोर्ट लेकर सीधे कोर्ट में जा रहा था और अगर वह रिपोर्ट कोर्ट में पहुंच जाती तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता। 11 साल की बड़ी जेल एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हो जाती। हो भी सकता था कि उम्र कैद हो जाए क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने कई सारी औरतों का चालान किया। ये सारी चीजें जैसे ही न्यूज में प्रसारण होती है तो मानो सारी जनता का खून खौल उठता है। वो समझ जाते हैं कि इस औरत को जान से मारना होगा। कानून तो इसे सजा देगा वो अलग है और वो बाद में देगा, उससे पहले हम ही लोग इसे सजा दे देते हैं। इसीलिए सभी लोग अंजलि को घेरते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त तक अंजलि लाचार और बेसहारी होकर जमीन पे गिरी हुई थी क्योंकि वह अकेली तो इन सबसे लड़ नहीं सकती और ना ही वो लड़ना चाहती है, लेकिन वो बार बार बता रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ ही समय के अंदर भीड़ खत्म होती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अंजलि फिर भी रो रही होती है जमीन पे गिरकर। इस वक्त तक पंकज सर ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन अचानक से एक आवाज आती है कि ऐसे ही लाचार बन के रहोगी ना तो लोग और ज्यादा दबाएंगे, तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, तुम्हें अपने लिए खड़ा रहना होगा। माँ। जैसे ही माँ शब्द अंजलि सुनती है वो पलट के देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वेद होता है। वेद आया है अंजलि के पास
अंजलि का सहारा बनने, अंजलि का साथ देने, अंजलि को बेकसूर साबित करवाने। वेद कहता है कि आपको लड़ना होगा, आप इसे हार नहीं मान सकती। आप इस शहर की सबसे बड़ी, सबसे काबिल और सबसे प्रसिद्ध वकील है। अरे कितने सारी बच्चियां हैं जो कि आपके जैसा बनना चाहती है, आपके जैसे देश को आगे बढ़ाना चाहती है, मासूम लोगों की मदद करना चाहती है। अगर ऐसे ही आपने हार मान ली ना, ये जानते हुए कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सारी चीजें एक चाल है आपको फंसाने के लिए, इन सारी चीजों के बाद भी अगर आप चुप रहती है और हिम्मत हार जाती है, तो ये आपकी हार नहीं बल्कि उन सारी औरतों की हार होगी जो कि जुल्म सहन करती है। अब फाइनली हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वेद और अंजलि एक हो चुके हैं। इनकी विचारधारा, इनके काम और इनका मकसद, सारी चीजें एक ही दिशा में जा रहा है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंजलि की बस्ती में पंकज सर, पद्मा, वेद और अंजलि ये चारों ही लोग मौजूद होते हैं। वेद इस वक्त अंजलि को एक फोटो दिखाता है, एक ऐसा फोटो जिसमें अंजलि नाचते गाते हुए दिख रही थी। अंजलि ड्रिंक कर रही थी, यानी शराब पी रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि उस फोटो में साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंजलि महक के पास में खड़ी है और उसका चालान कर रही है। अंजलि कहती कि वेद तुम मुझे फोटो क्यों दिखा रहे हो, मुझे पता है कि यह फोटो पूरे देश भर में फैलती जा रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं ये हूँ ही नहीं, मैं ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेद कहता है कि मुझे पता है आपने ये काम नहीं किया है। पंकज सर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो वेद, साफ साफ कहो। अगर तुम्हें पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी ने काम नहीं किया तो उनके सामने फोटो बार बार क्यों दिखा रहे हो और ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हें पता चल चुका है कि यह काम किसने किया है। वेद कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यह काम किसने किया है। अंजलि कहती है कि बताओ ना वेद, तुम चुप क्यों हो। वेद कहता है कि आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस फोटो में एडवोकेट अंजलि अवस्थी थोड़ी जवान नहीं लग रही, थोड़ी यंग नहीं लग रही। अंजलि कहती है कि हाँ यंग तो लग रही है। वेद कहता है कि आप सोचिए कि आपके जैसा हूबहू और कौन दिखता है। अंजलि थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालती है, उसको क्लिक हो जाता है कि अरे मेरे जैसा तो और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी आरती दिखती है और मेरी बेटी आरती मुझसे यंग भी है। लेकिन यह बात सुन के अंजलि के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि वेद से कहती कि वेद ऐसा नहीं हो सकता, आरती भरा मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। वेद कहता है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पता नहीं आरती इस कदर आपसे नफरत कैसे करने लगी है। वही आरती जिसने 21 साल तक आपका ध्यान रखा कि आप एक बार उठ जाओ और वह आपके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। लेकिन अब वह आरती बदल चुकी है। अब वह आरती एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बेटी नहीं बल्कि गिनी मौसी की चमची हो चुकी है। गिनी यानी रानी मौजूमदार ने आरती को इतनी ज्यादा नफरत के घुट पिला रखे कि अब आरती केवल और केवल अपने मुंह से नफरत ही उगलती है। इस वक्त तक तो मानो पद्मा को भी शौक लग जाता है, क्योंकि बचपन से आरती को पालने वाली और कोई नहीं बल्कि पद्मा ही थी। वो पद्मा ही थी जिसकी उंगली पकड़ के आरती ने चलना सीखा। वो पद्मा ही थी जिसने आरती को माँ जैसा प्यार दिया। और आज जब आरती पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, वो भी सबूत के साथ, तो पद्मा को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन बेचारी पद्मा कुछ कर नहीं सकती। इस और हम अंजलि को देखते हैं जो कि वेद से पूछ रही होती कि वेद में क्या करूं, आखिर में करूं तो करूं क्या। वेद कहता है कि वही जो कि आरती ने आपके साथ किया है, अब आप भी बन जाइए आरती राजवंशी और वो सारे ही गलत काम कीजिए जिससे कि आरती की इमेज खराब हो जाए। जब आरती की इमेज खराब होगी तो वो दिमाग पे जोर डालेगी और उसे पता चल जाएगा कि आपने ही उसकी इमेज खराब करी है। वो पब्लिक में आके सारी चीजें कबूल कर लेगी कि आपने उसकी इमेज खराब करी है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से उसने आपकी इमेज खराब करी है। और जैसे ही आरती ये सारी बातें पब्लिकली बोल देगी, उसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कोर्ट के सामने वह वीडियो फुटेजेस एक सबूत बन के उभरेगी कि आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, बल्कि आपके भेष में आपकी बेटी आरती राजवंशी ने आपके नाम को बदनाम करने के लिए किसी और के कहने पर ये सारा ही काम किया है। ये सारी चीजें करने की अंजलि की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन अंजलि हमेशा सच का साथ देती है और इस बार तो वो खुद ही सच के साथ है। तो यही कहानी है जो कि मैं आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।